Hello students, in this video we'll discuss part 2 of chapter number 1, our constitution. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में. पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन से. तो आप सबको पता है कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न है. ओरिजिनली जब ये बन के तैयार हुआ था, कब बन के तैयार हो गया था बेटा? 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हो गया था. उस दिन इसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे. पर बेटा जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमें कुछ नए लॉज की ज़रूरत पड़ी. देखो, पहले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं था, डाउरी एक्ट नहीं था, ठीक है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें टाइमिंग लगी कि भैया उसके लिए भी हमें लॉज चाहिए थे, एक्ट चाहिए थे. तो हमने बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया. पुराने कुछ लॉज ऐसे थे जिनका आज कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, हमने उन्हें रिपील कर दिया, कुछ नए लॉज को जोड़ दिया. तो अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 तो आर्टिकल्स हैं. और ये जो पहले 8 शेड्यूल थे, अब कितने शेड्यूल बन चुके हैं? 12 शेड्यूल बन चुके हैं, ठीक है. अब अगर हम आज 2024 में है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के 49 में रेडी हो गया था, तो आप लोगों को नहीं लगता कि इतने सालों में हमें कुछ ना कुछ रिवाइवल की ज़रूरत पड़ी होगी, कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ी होगी? तो बेटा जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करते हैं तो उसे अमेंडमेंट करते हैं. तो हमने बहुत सारे अमेंडमेंट किए जिस वजह से आज हमारे पास 448 तो आर्टिकल हैं और 12 शेड्यूल हैं. बेटा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने गवर्नेंस इंडिया में किस तरीके से होगी, पीएम के क्या राइट्स होंगे, प्रेसिडेंट के क्या राइट्स होंगे, हर चीज़ को बिल्कुल प्रॉपरली लिख दिया है. क्यों भाई? क्योंकि हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स है, बहुत वेरीड है. तो एक प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट बैडली नीडेड था जिससे आगे जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, ठीक है. तो फिर से ध्यान से सुनो, जो मेकअप है हमारी कंट्री का वो बहुत डाइवर्स है, वेरीड है. तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि भैया वो प्रिपेयर करेंगे एक रिटन डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द लॉज, जो लॉ के ऊपर बेस्ड होगा, जिसे किसने फ्रेम किया होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने जो लॉज बनाए होंगे उन्हें हम लिख देंगे. क्यों लिख देंगे? कि फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ना हो. गवर्नेंस का कोई भी एस्पेक्ट, शासन प्रणाली का कोई भी पहलू हमने ट्रेडिशन के लिए, कस्टम्स के लिए, कन्वेंशंस के लिए नहीं छोड़ा है. मतलब अगर गवर्नेंस इंडिया में होगी तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन भी से ही होगी, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही होगी. कोई परंपरा, कोई रूढ़ियाँ, कोई प्रथाएं सरकार को नहीं चला सकती, ठीक है. तो फिर से ध्यान से सुनना, नो एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, शासन का कोई भी पहलू ऐसा हमने नहीं छोड़ा है जो कन्वेंशंस के बदौलत चले, रूढ़ियों के बदौलत चले, ट्रेडिशन बोले तो कस्टम ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चले, ना ही तो प्रैक्टिसेस प्रथाओं के हिसाब से चले. कोई प्रथा का कोई रोल नहीं है, कोई कन्वेंशन रूढ़ियों का कोई रोल नहीं है. और ट्रेडिशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं ट्रेडिशन को? ट्रेडिशंस को बोलते हैं परंपराओं. तो ना ही तो परंपरा के हिसाब से हमारा देश चलता है, हमारी सरकारें चलती हैं, ना ही तो रूढ़िवादिता से और ना ही तो प्रथाओं से. देयर आर ऑल्सो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एज इन द केस ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो अनरिटन है, ठीक है. चलो अब हम आगे चलते हैं. भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटेल्ड भी है और लेंदी भी है. तो अब हम पढ़ेंगे आ डिटेल्ड एंड लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंदीएस्ट है पूरे वर्ल्ड में. अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है तो हमारा अपना इंडिया का मोस्ट डिटेल्ड है, ठीक है. सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिटेल्ड है, सबसे ज़्यादा लेंदीएस्ट है, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग लेंदीएस्ट एंड द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. ये जो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिखा है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे बेटा. अब हम एक एक करके पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जो फ्रेमर्स थे उन्होंने डिसाइड किया था कि वो जितने भी रेलिवेंट फीचर्स होंगे वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करेंगे, है ना. उन्होंने अदर कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे फ्रांस में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हमने उन सारे कॉन्स्टिट्यूशन से उनके रेलिवेंट फीचर्स को लिया है, ठीक है. और हमने ये भी साथ ही साथ कोशिश की है कि कोई डिफेक्ट, कोई जो लूपहोल कहीं पर हो तो उसे भी अवॉइड किया जाए, ठीक है.
पहले तो हमने दुनिया के सारे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, उससे जो अच्छा हमें लगा उसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया। साथ ही साथ ये भी देखा कि उन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई लूफॉल तो नहीं है, तो उसे कैसे एनकाउंटर किया जाए उसे भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा। जैसे कि जो फंडामेंटल राइट्स थे वो बेस्ड है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पे। हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिल ऑफ राइट्स था उससे डिराइव किए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, पर बिल ऑफ राइट को हमने एज इट इज़ कॉपी नहीं किया है बेटा। पहले हमने देखा कि हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ बेस्ट सुटेबल है, हमने उसको उठा के फंडामेंटल राइट बनाया है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं स्टेट पॉलिसी के वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने वर्ल्ड के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बेस्ट चीज़ें ली हैं, और साथ ही साथ बेस्ट चीज़ें लेने के पहले ये बात को सुनिश्चित किया है कि भाई उन बेस्ट चीज़ों में कोई अगर लूप फॉल हो, कोई डिफेक्ट हो तो उसको कैसे हम दूर करें। ठीक है, जैसे हमने आयरलैंड से लिए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वहीं फंडामेंटल राइट्स लिए हैं हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। बेटा दूसरी बात कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी क्यों है, उसके पीछे ये रीज़न भी है कि हमारी कंट्री बहुत वास्ट है, डाइवर्स कल्चर हैं, डाइवर्स ट्रेडिशन है, कस्टम्स हैं, और अपनी डाइवर्सिटी में जितनी यूनिटी हमें देखने को मिलती है उतने ही कॉन्फ्लिक्ट भी हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कम से कम किया जाए, वो कौन सी पिक्यूलर प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम बैठकर सॉल्व कर सकते हैं, उन सब के रिगार्ड में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने सोचा, और इन सब प्रॉब्लम का हल निकालते 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 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि हो गया। देयर आर सेक्शंस, कुछ सेक्शंस हैं बेटा जो शेड्यूल ट्राइब के रिगार्ड्स में बात करते हैं, कुछ सेक्शंस है जो बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं, फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। भाई वो कंट्री जिसमें इतनी सारी लैंग्वेजेस हों, है ना, कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, वो कंट्री जहाँ पर हर थोड़ी दूर जाने पर लोकल डायलेक्ट्स चेंज हो जाते हों, वो कंट्री जिसमें अंग्रेज इतने सारे साल रूल करके गए हों, जहाँ इंग्लिश की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हो, तो ऐसे में किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना देना, कितनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है, किसको शेड्यूल्ड लैंग्वेज बनाना है, ये भी एक बड़ी माथापच्ची वाला काम था। तो कुछ ये टाइम लग गया, कुछ शेड्यूल ट्राइब के बारे में कुछ अलग से लिखना है, कुछ नया लिखना है, वो टाइम कंज्यूमिंग था। फिर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी लिखना था। तो मतलब कैसे नहीं होता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि उसका होना तो जायज़ ही था। फिर इमरजेंसी की प्रोविज़न, भाई कौन इमरजेंसी लगा सकता है, कब लगा सकता है, कैसे लगा सकता है, किन किन केसेस में लगाई जाएंगी, कौन इसके लिए हाँ बोलना चाहिए, कौन ना बोलना चाहिए। जब आप इतनी सारी चीज़ों को इंक्लूड करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको एक मोटू सा ही कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने हमारी कंट्री इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाया। फेडरल कंट्री हम किसको बोलते हैं, जहाँ पावर का डिवीज़न सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कई जगहों पर लोकल लेवल गवर्नमेंट भी है, हमारे इंडिया में तो लोकल लेवल गवर्नमेंट भी है। तो फिर ये भी था कि डिटेल में हमें सारे फंक्शंस, सारे पावर्स लिखनी थी यूनियन गवर्नमेंट की, पर यहीं पर हमें डिटेल में हमारी स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्ड्स में भी लिखना था। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में सीएम होगा तो सीएम की क्या पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर होगा तो उसकी क्या पावर्स होंगी, सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल होगा, प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल होगा, अगर प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर है तो क्या पावर्स को हम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लिखा जिससे कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, मतलब कभी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे फालतू बातों पे ना लड़े। ये सारी कंट्रोवर्सीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना डिटेल में सब लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया लेंदी। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को भी लिखा है, इस वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि हो जाता है। फिर बेटा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो थे, उन्होंने बल्क में बहुत सारी चीज़ें किससे भी ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में अंग्रेज लेके आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उससे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने बहुत कुछ लिया है, जिसकी वजह से भी जो वॉल्यूम था कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। द एक्ट इटसेल्फ वाज वेरी लेंदी, ये जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये अपने आप में बहुत ही लेंदी था, इसमें से बहुत कुछ हमने एज इट इज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया है, तो लेंदी होना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जायज़ है। तो द एक्ट इटसेल्फ वाज वेरी लेंदी एंड मच वाज बोरोड फ्रॉम इट, ये बहुत ज़्यादा लेंदी एक्ट था, इसमें से हमने बहुत कुछ बोरो कर लिया है। एज पीपल वर फेमिलियर विद द कंटेंट्स, क्योंकि लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कंटेंट से
इत्तेफाक रखते थे, और इत्तेफाक रखने के साथ साथ उससे वो भी थे, वाकिफ़ भी थे। वाकिफ़ बोले तो मतलब फेमिलियर थे, इसलिए हमने बहुत सारा कुछ उसमें से ले लिया। ऑल डिटेल्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस वर इंक्लूडेड, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस थी उनकी डिटेल्स को भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं, ठीक है, विच आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस, जिनके बिना एक सरकार पूरी तरह काम भी नहीं कर पाएगी। तो क्या नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इतना सब कुछ लिखने के लिए भाई टाइम के साथ साथ पेजेस भी चाहिए थे, और जितने ज़्यादा पेजेस चाहिए थे उतना बल्कि हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर बाय वे ऑफ मॉरल रेस्ट्रेंट्स एंड आर इन सच डिटेल्स दे एड बल्क टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारी जो सरकार रहेगी वो फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए कोई काम करेगी। फिर उन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी ध्यान में रखना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे मुझे भविष्य में फंडामेंटल राइट्स बनाना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो ये सब चीज़ें डिटेल में लिखी हुई थी, जो हमारी गवर्नमेंट को प्रेरित करती थी कि भैया आपको किस तरीके से काम करना है, क्या काम करना है, किसको आगे अचीव करना है। तो इसने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बल्क को बढ़ा दिया। अब सेक्शन रिव्यू आप लोग कर ही लेंगे अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो। बेटा तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये था, ये रिजोल्यूशन से कुछ ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था? क्योंकि यहाँ पर हम सब डिक्लेयर करते हैं, मतलब जो फ्रेमर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो कह रहे हैं कि हम एक घोषणा करते हैं, हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, एक अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि हम सब ही समर्पित हैं, ठीक है, हम सभी बिल्कुल पूरी तरीके से समर्पित हैं टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये जितने भी आइडियल्स हैं, जितनी भी बेसिक फिलॉसफी है, ये सब स्पिरिट है, आत्मा है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। और ये सारी चीज़ें किस में रिफ्लेक्ट करती हैं? हमारी प्रस्तावना में, हमारे प्रियम्बल में। बेटा जो कुछ भी प्रियम्बल में लिखा हुआ है ये एनफोर्सेबल नहीं है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। आप प्रियम्बल को लेके कि प्रियम्बल की भाई ये लिखी हुई बात सही नहीं हुई है, इसको लेके कभी आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये क्या है? इंट्रोडक्शन है सिर्फ किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। पहले ऐसे बिलीव था कि बेटा जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर एक लैंडमार्क जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, किस केस में? केशवानंद भारती केस में। केशवानंद जो थे वो मठाधीश थे, कहाँ पर? केरला में। पर एक बार केरला गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन लॉज जब लेके आए तो ये कोर्ट में गए थे। तो जब इनका जजमेंट आया, किसका? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस का जब जजमेंट आया 1973 में, तो ऐसा बताया गया कि भैया ये जो प्रियम्बल है ये बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन से अलग करके नहीं देख सकते। ये दो पर्पस को पूरा करता है। पहला तो इट इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स अथॉरिटी, ये हमें ये बताता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है और उसे अथॉरिटी कहाँ से मिली है। दूसरा ये भी बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो वो कौन से गोल्स होंगे, है ना, वो कौन से लक्ष्य होंगे जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करेगा, है ना, स्थापित करेगा, या जिन्हें बढ़ावा देगा। तो फिर से ध्यान से सुनना, जो हमारा प्रियम्बल है वो हमें उन लक्ष्यों को बताता है जिन्हें संविधान स्थापित करेगा या बढ़ावा देगा, ठीक है। वो सारे गोल्स की बात प्रियम्बल करता है। दूसरा अगर हम देखें तो, और फर्स्ट क्या बोल रहा है कि भाई ये उन सोर्सेस की बात भी करता है जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी अथॉरिटी मिली है। जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल कैसे स्टार्ट होता है। यहाँ पर प्रियम्बल है पर बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है, पर फिर भी अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो वी द पीपल ऑफ, दिख रहा है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही स्टार्ट होता है, द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, एडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारत के लोग एडॉप्ट करते हैं, एनेक्ट करते हैं और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को सेंटिटी किसने दी है? हमने खुद ने दी है। ताकत किसने दी है? हमने खुद ने दी है। फिर से ध्यान से सुनना, ये जो वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करते हैं, उसको एनेक्ट करते हैं और हम अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूशन को देते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि, और कॉन्स्टिट्यूशन को जो संप्रभुता है
वो किससे ही मिल रही है? भारत के लोगों से ही मिल रही है। देखो, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? आज हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होगा, हमारे इंटरनल डिसीजन हम खुद लेंगे। तो हम भारत के लोग मिलके बैठ के यही डिसाइड करते हैं कि भाई हमारी कंट्री के जो इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन होंगे वो हमारे खुद के होंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ऐसा लिखा है तो कॉन्स्टिट्यूशन को ये पावर किसने दी? हम लोगों ने दी है। और अब हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पीपल आर द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कौन है? हम जनरल। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटा जो हमारा प्रीएम्बल है, जो हमारी उद्देशिका है, वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इंडियन नेशन के, उनको बहुत क्लियर टर्म्स में बताती है कि इंडिया एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो हम पहले सोवरेन का मतलब समझेंगे। ये जो वर्ड सोवरेन है ये सिग्निफाई करता है कि हमारे इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी, हमारे स्टेट के पास, हमारी कंट्री के पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी। इंडिया इज सोवरेन, भारत एक संप्रभु देश है। इसका मतलब क्या होता है? हम इंटरनली भी फ्री हैं, हम हमारी पॉलिसीज़ को अपने हिसाब से बना सकते हैं, एक्सटर्नली भी फ्री हैं किसी भी फॉरेन कंट्रोल से। ना ही तो अब हमें यूएसए कंट्रोल कर सकता है, ना ही तो हमें यूएसएसआर कंट्रोल कर सकता है। हम कम्प्लीटली क्या है? फ्री हैं, हम जो चाहें वो डिसीज़न ले सकते हैं। हमारी जो सरकारें हैं वो अपना डिसीज़न ले सकती हैं, ना ही तो इंटरनल उनके ऊपर कोई प्रेशर होगा, ना ही तो एक्सटर्नल उनके ऊपर कोई प्रेशर होगा। शी कैन नॉट बी डिक्टेटेड टू बाय एनी कंट्री, एनी आउटसाइड अथॉरिटी। हमारी कंट्री के डिसीजंस में कोई बाहरी अथॉरिटी कुछ नहीं बोलेगी, हमें डिक्टेट करने की अब पावर किसी के पास नहीं है। एंड ऑल मैटर्स आर अंडर हर लेजिस्लेशन। अब जितने भी मैटर्स होंगे उनके लिए लॉज, रूल्स खुद हमारी भारत सरकार बनाएगी, ठीक है, विद इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। बेटा हमारा जो इंडिया है वो मेंबर है किसका? कॉमनवेल्थ का। कॉमनवेल्थ क्या है बेटा? कॉमनवेल्थ एक एसोसिएशन है ना, जिसमें 56 मेंबर नेशन है। और ये वो नेशन है जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट रहे हैं, ठीक है। जैसे इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, कनाडा ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, साउथ अफ्रीका ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, है ना। तो ये सारे मेंबर्स ने मिलकर क्या बनाया है? कॉमनवेल्थ। कितने नेशन है? 56 नेशन है। तो हम कॉमनवेल्थ का पार्ट हैं बेटा। इंडिया इज द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, पर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह ये क्राउन के प्रति निष्ठा नहीं रखता, राजा को राजा की तरह नहीं मानता, ठीक हुई बात। उसके टूवर्ड्स, क्राउन के टूवर्ड्स, राजा के टूवर्ड्स कोई निष्ठा नहीं है हमारी। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने पहले ही कह दिया था कि भाई हमारी मेंबरशिप रहेगी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के साथ, पर हम किंग को सिर्फ इस तरीके से देखेंगे कि भैया एक इंडिपेंडेंट नेशंस का एक फ्री एसोसिएशन बना है, उसका हेड है किंग, ठीक है। हम किंग को राजा की तरह नहीं मानेंगे। अगर आप सोचो कि हम इस राजा को राजा की तरह माने और उस तरीके से रिस्पेक्ट दें, तो ऐसा नहीं होगा। फिर से ध्यान से सुनना, नेहरू ने क्या कहा कि ठीक है हम हमारी फुल मेंबरशिप रखेंगे कॉमनवेल्थ नेशंस के साथ, पर हम राजा को राजा ना मानेंगे, ठीक है। राजा को हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि भैया एक फ्री एसोसिएशन बनी है इंडिपेंडेंट नेशंस की, और उसका जो हेड है वो है ये राजा, उसके सिंबल की तरह ही हम उसे देखेंगे। बेटा इसके बाद भी देखो, हम जो थे वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर हैं, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर हैं हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के। हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट को भी ज्वाइन किया है, पर भले ही हम यूएनओ के मेंबर हों, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर हों या कॉमनवेल्थ के मेंबर हों, इनमें से कुछ भी हमारी सोवरेनिटी को, हमारी संप्रभुता को हार्म नहीं करते, उसके लिए खतरा नहीं बनते, ठीक है। सोवरेनिटी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है उसकी सोवरेनिटी में कोई इंटरफेयर नहीं करता कभी भी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, कभी भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और ना ही तो कॉमनवेल्थ के लोग। जो ऑस्ट्रेलिया और जो कनाडा है बेटा, ये आज भी ब्रिटिश क्राउन को रेस्पेक्ट करते हैं, ब्रिटिश क्राउन की बात मानते हैं, पर हमारे साथ ऐसा नहीं है, ठीक हुई बात। हम अगर कॉमनवेल्थ में भी हैं तो वहाँ के जो हेड है, जो ब्रिटेन के किंग हैं, हम उनको सिर्फ हेड की तरह देखते हैं, भाई राजा वाजा की तरह नहीं देखते हैं। फिर हम बात करेंगे वर्ड सोशलिस्ट की। तो ये जो वर्ड सोशलिस्ट था ये प्रीएम्बल में 1976 में ऐड हुआ, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो भी इकोनॉमिक इक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, सॉरी इनइक्वालिटी, असमानता। इक्वालिटी का मतलब तो क्या होता है बेटा? समानता। पर
इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? असमानता। तो जो भी असमानता है आर्थिक रूप से, उसको हटाने के लिए हमने सोशलिस्ट वर्ड को हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया। कब ऐड किया? 1976 में। ठीक हुई बात कि भाई हम सबको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दे सकें। अब देखो, मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो सोसाइटी में रहेगी ही रहेगी बेटा, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि हम हमारी सोसाइटी में देखते हैं कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बहुत लेबोरियस होते हैं, कुछ बहुत लेज़ी होते हैं, कुछ बहुत डम होते हैं। तो जब एक डम बच्चा मार्केट में आएगा काम करने के लिए, एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा काम करने आएगा मार्केट में, तो ऑब्वियसली बात है कौन ज़्यादा अर्न करेगा? एक इंटेलिजेंट बच्चा अर्न करेगा। एक बहुत लेबोरियस एक लेजी व्यक्ति है तो कौन ज़्यादा अर्न करेगा? ऑब्वियसली बात है जो बहुत लेबोरियस है, जो अपने काम की टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा क्या करता है, मेहनत करता है, दिमाग चलाता है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो ख़त्म होने से रही। पर हाँ, ये है कि हमारी सरकार ट्राई करे तो हर व्यक्ति को, भले ही वो डम हो, लेस इंटेलिजेंट हो, भले ही वो लेज़ी हो, सबको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हम दे पाएँ। इसका मतलब ये नहीं था कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर देंगे, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब कभी भी सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी ने ये बात नहीं सोची थी कि हम एबॉलिश कर देंगे प्राइवेट प्रॉपर्टी को, बट कुछ हद तक इस पे रोक लगाने की बात थी, ठीक है? सो दैट व्हाट इज़ अवेलेबल, जिससे कि जो थोड़ा बहुत बचे उससे हम उस एरिया को, उन लोगों को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर दें जो बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है? इसीलिए हम हमारे रिच लोगों के ऊपर लगाते हैं टैक्स, और इस टैक्स से जो पैसा आता है उसको बहुत सारी स्कीम्स के अंदर इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं कि वो पुअरों की हेल्प करे। जैसे गवर्नमेंट स्कूल बना देना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना देना, आयुष्मान कार्ड योजना ला देना, या तो फिर क्या बोलना, पीडीएफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाना, जिसमें सब्सिडाइज रेट पे पुअर को बहुत ही कम दामों पे अनाज बेच देना, ठीक है? इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है बेटा, ठीक है, जहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर भी काम करता है और प्राइवेट ओनरशिप भी होती है। जैसे अब हमारी कंट्री में रेलवेज को कौन रन कर रहा है? हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। पर वहीं पर रिलायंस को कौन रन कर रहा है? अंबानी। क्लियर है? मुकेश अंबानी। चलो, सो जियो किसका है? अंबानी का है ना। रिलायंस किसका था? रिलायंस था हमारे अनिल अंबानी का, है ना। तो इनका बहुत सारा बिजनेस है। तो आप ऐसे मान सकते हो कि हमारी कंट्री में प्राइवेट ओनरशिप भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी काम कर रहा है। रेलवे किसका है? ओएनजीसी किसका है? फिर बीएचईएल किसका है? गवर्नमेंट का है ना। बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड किसका है? सरकार का है। वहीं पे टिस्को किसका है? टाटा का है। जो भी एक सोशलिस्ट स्टेट होगा बेटा, उसका सिर्फ एक ही एम होगा कि भाई रिच और पुअर के बीच में जो गैप है उससे हम किसी तरीके से कम कर पाएँ, और इस तरीके के एनवायरनमेंट को बनाएं जिसमें कि आप रिच हैं या पुअर हैं, आपको जो अपॉर्चुनिटीज सोसाइटी में मिलने वाली हैं वो कैसी मिले? सेम, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ड लिखा है एंडेवर। इस एंडेवर वर्ड का मीनिंग होता है प्रयास करना, ट्राई करना। तो हमारी सरकार ट्राई करती रहती है कि भाई रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो कम से कम हो जाए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबके लिए अवेलेबल हो। अब बेटा हम पढ़ेंगे सेक्युलर को। तो ये जो वर्ड सेक्युलर है ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया कब? 1976 में। तो फिर से ध्यान से सुनना, सोशलिस्ट भी 1976 में आया और सेक्युलर वर्ड भी 1976 में ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ऐड हुआ। ये क्यों किया था बेटा? हमने सेक्युलर वर्ड को ऐड क्यों किया? क्योंकि देखो, अगर हम किसी भी एक धर्म के साथ जाते तो हो सकता था कि हमारी कंट्री की यूनिटी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचता। तो इसीलिए हमने क्या किया, अपनी कंट्री को और जहां आप सेक्युलर कंट्री में नहीं, मतलब आपकी कंट्री का कोई धर्म नहीं है, आपकी कंट्री में बहुत सारे धर्म रह सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्रिश्चियन भी हैं, जुडाइज्म भी है, हिंदूज भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं। तो हम कह रहे हैं हमारी कंट्री में सारे धर्म रहेंगे पर कंट्री का अपना कोई धर्म नहीं होगा। और जब कंट्री का कोई धर्म नहीं है तो वो रिलीजियस प्रोटेक्शन सबको देगी, है ना। जितने भी रिलीजन होंगे उन सबको प्रोटेक्शन मिलेगी कि भाई आप अपने धर्म को जिस तरीके से जैसे आगे लेके जाना चाहते हैं वैसे लेके जाएं। हम किसी को प्रेशराइज नहीं करेंगे कि आपको क्रिश्चियन ही बनना है, आपको हिंदू ही बनना है, आपको मुस्लिम ही बनना है। यहाँ पर स्टेट प्रोटेक्ट करेगा, प्रिजर्व करेगा राइट्स किसके? सारे रिलीजियस ग्रुप्स के।
अब हमारी कंट्री में जैन बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी में है, क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में, बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़ में, पर सब पारसी बहुत ज़्यादा कम है, पारसी तो 1% भी नहीं है ना। तो इन सबके राइट्स को प्रोटेक्ट हमारी सरकार करती है। और आप देखो हमारी कंट्री में पारसी कम्युनिटी हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सब कितना फ्लरिश कर रहे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि हम एक सेक्युलर कंट्री है। इंडिया कभी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता एज अ स्टेट रिलीजन, है ना, क्योंकि हम थियोक्रेसी नहीं है। थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो हमेशा रिलीजियस लीडर के कंट्रोल में रहे। ईरान, इराक, हम वैसी कंट्री नहीं है, ठीक है। हम थियोक्रेसी नहीं है। थियोक्रेसी क्या होता है? एक ऐसी सरकार जिसको रिलीजियस लीडर कंट्रोल कर पाए। हम तो सेक्युलर गवर्नमेंट है जहाँ पर हम सारे धर्मों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। भाई आपको जिस तरीके के स्कूल खोलने हैं खोल सकते हो, आपको जिस भी तरीके का कॉस्ट्यूम पहनना है आप पहन सकते हो, आपको जिस तरीके से पूजा करनी हो, फास्ट रखनी हो, आप अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हो। हमारी कंट्री का कोई धर्म नहीं है, पर हम सारे धर्मों को प्रोटेक्शन देते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है हर इंडिविजुअल को कि आपको राइट टू फ्रीडम है ऑफ रिलीजन। आप अपने धर्म को अपने तरीके से मानो, आपको अगर कन्वर्ट करना है कन्वर्ट कर जाओ, अपने धर्म में रहना अपने धर्म में रह लो, कोई रोक नहीं है। और हमने फंडामेंटल राइट जो हमारे हैं, उस फंडामेंटल राइट में एक राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो हमने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए एक राइट ही बना दिया है जिसका नाम है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब आपको कोई फोर्स नहीं करेगा भाई कि ये धर्म देखो वो धर्म देखो, कुछ भी नहीं। जो स्टेट है वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो वो सबके लिए होती है बेटा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो किसी हिंदू के लिए होगी या मुस्लिम के होगी या जैन के लिए होगी, आप सब ही फॉर्म फिल कर सकते हो। तो हम कभी भी रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस के नाम पे कभी भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। जितने भी सिटीजन हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, प्रीच कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं किसी भी धर्म को। प्रैक्टिस, प्रीच, प्रोफेस एनी रिलीजन। अब देखो जिस भी तरीके से आप अपने भगवान को मानना चाहें आप वैसे मान लें, जिस भी तरीके से आप अपने धर्म के उपदेश देना चाहें आप वैसे ही कर दें। प्रोफेस करने का मतलब होता है प्रचार करना। हमने ये भी फ्रीडम दे रखी है कि आप अपने रिलीजियन को प्रोपेगेट भी कर सकते हो, उसका प्रचार भी कर सकते हो, ठीक है। पर बेटा हमेशा प्रैक्टिस, प्रीच और प्रोफेस करते टाइम ये ध्यान रखना कि आप ये करते टाइम ना तो हमारी कंट्री की सोवरेनिटी को हार्म करो, ना ही तो हमारी कंट्री के पीस को हार्म करो, ठीक है। आप अपना काम इस तरीके से करो कि ना ही तो कंट्री डिसइंटीग्रेट हो, ना ही तो कंट्री की सोवरेनिटी का हार्म हो, और ना ही तो हमारी कंट्री की शांति भंग हो। हर नागरिक जो भारत में रहता है वो इक्वल है बिफोर लॉ। हिंदू मर्डर करे या मुस्लिम मर्डर करे सजा सेम ही होगी। भले ही देखो जब भी आप कोर्ट में जाते हो तो वहाँ तो एविडेंसेस के बल पे नहीं, मतलब एविडेंस से काम होता है। वहाँ पर किसी के धर्म, जात, क्लास, कलर, क्रीड इन पे बात नहीं होती है। आपको कोर्ट पनिश करेगा जब आपके अगेंस्ट में प्रूफ होंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉपर एविडेंस होगा तभी। ऐसे नहीं कि आप हिंदू हैं तो सिर्फ इसलिए आपको पनिश कर दिया, आप मुस्लिम हैं तो सिर्फ आपको पनिश कर दिया, ऐसा नहीं होता। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक को। तो बेटा जो कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है, ठीक है। और इसे हमने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट, हर लाइफ का जो भी पार्ट है, भले वो पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक, हर चीज़ में हमने डेमोक्रेसी की बात की है। जितने भी लोग हैं जो हमारी कंट्री में रहते हैं, जैसे ही वो 18 साल के होंगे उन्हें हमने राइट दिया है वोट का। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुन सकते हैं, भले ही पार्लियामेंट, लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हो तब भी उन्हें वोटिंग राइट है, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन हो रहे होंगे तब भी उन्हें राइट है। तो ये जो कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है, जिसमें हमने सारे ही एस्पेक्ट को कवर किया, भले ही वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, ठीक है। भले ही लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हो, मतलब एमपी का इलेक्शन हो रहा हो, एमएलए का इलेक्शन हो रहा हो, या आपके एरिया के मेयर का इलेक्शन हो रहा हो, म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन हो रहे हो, आप सब में वोट दे सकते हो,
ठीक है, तो कहाँ कहाँ पार्लियामेंट के इलेक्शन में, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में, म्यूनसिपालिटी, विलेज पंचायत, सबके इलेक्शन में आप वोट दे सकते हो, बस आपका 18 साल का होना ज़रूरी है। और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब भले ही आप किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, रिच पुअर कुछ भी हो, आप वोट दे सकते हैं, बस एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 साल का होना चाहिए। बेटा ये बात याद रखना कि 1989 तक, कब तक, 1989 तक जो वोटिंग की एज थी वो 21 ईयर्स हुआ करती थी। 1918 के बाद हमने इस एज को कितना कर दिया, 18 साल, 18 ईयर। बिल्कुल ध्यान रखना, 1989 तक अगर आप 21 साल के होते तब आप वोट डाल सकते थे, पर बाद में से चेंज करके 18 ईयर कर दिया गया। तो बेटा आप सबको पता होगा कि इंडिया कैसी कंट्री है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। थर्ड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए हमारे इंडिया में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे अब्राहम लिंकन की भाषा में कहें तो वो कैसी है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ऑफ द पीपल का मतलब क्या होता है, लोगों का। बाय द पीपल का मतलब क्या होता है, लोगों के द्वारा। और फॉर द पीपल का मतलब होता है लोगों के लिए। तो लोगों के लिए काम करने वाली, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बेटा कोई भी एक ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वो ये इंश्योर करेगी कि हमारी कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी नागरिक हैं, वो अपने फुल पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन करें। इंडिया का एम है कि वो एक ऐसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी को बनाए जहाँ पर ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट किया जाए, ठीक है, और सारे लोगों को एक्सप्लॉयटेशन से, भले वो एक्सप्लॉयटेशन मेंटल हो, फिजिकल हो, उससे बचाया जाए। जो फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सिक्योर करते हैं बेटा बेसिक फ्रीडम को, ठीक है, दैट इज एसेंशियल इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो फ्रीडम चाहिए होती है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है, जैसे कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो हम उसकी तारीफ कर सकते हैं, अगर वो अच्छा काम नहीं करती है तो हम उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, 5 साल के बाद चेंज भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिपब्लिक की। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो डिक्लेयर करता है कि भाई इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बनेगा, क्योंकि हमारी कंट्री का जो भी हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, कोई हेरिडेटरी राइट्स नहीं होंगे जैसे राजा के केस में होता है, जैसे इंग्लैंड में है। अभी तक क्वीन एलिजाबेथ थी, रानी वहाँ की, प्रिंस चार्ल्स बन गए, मतलब एक ही डायनेस्टी या एक ही परिवार के लोग रूल करते आ रहे हैं ना, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा हमने सुना है। जो लोग द पीपल इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, खैर ये थोड़ी सी गलत बात है, हम जनरल पब्लिक प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते बेटा। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए बनता है इलेक्टोरल कॉलेज, और उस इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं एमपीज और एमएलएज, ठीक है। तो एमपी और एमएलए मिलकर के चुनते हैं प्रेसिडेंट को, हम जनरल पब्लिक का कोई रोल नहीं होता है। तो लोग चुनते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि वो इलेक्टेड पोजीशन होती है, पर जनरल पब्लिक का कोई रोल नहीं होता, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते प्रेसिडेंट के लिए, ठीक हुई बात। तो जो प्रेसिडेंट है उसको कौन चुनता है बेटा, हमारे एमपीज और हमारे एमएलएज। और हमारा जो प्रेसिडेंट होता है, इंडियन प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट, है ना, हेड ऑफ इंडियन यूनियन कौन होता है, प्रेसिडेंट। It is done indirectly through their representative in the parliament and various state legislature बेटा। और इनका इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, वो सारे लोग मिलकर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। हम अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो हम उससे थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना है, वहीं इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना है। तो इंडिया में क्या है बेटा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यूएसए में तो इलेक्शन भी हर 4 साल में हो जाते हैं, हमारे इंडिया में इलेक्शंस 5 सालों में होते हैं। तो ध्यान से सुनना, यूएसए से हमारा सिस्टम थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, इसीलिए जो हमारे प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। while the parliament and council of minister are elected directly, वहीं पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनका इलेक्शन डायरेक्ट होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, वहीं पर
प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, पर यूएसए में प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। जो इलेक्टेड हेड होते हैं, द इलेक्टेड हेड इज इन ऑफिस फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 5 ईयर, नॉट लाइफ लॉन्ग इन केस ऑफ किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो राजा और रानी है वो तो जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक राजा या रानी बने रहते हैं, पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, 5 साल होता है। बाकी हमने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर कोई प्रेसिडेंट चाहे तो वो री इलेक्ट हो सकता है, वापस से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 2 बार प्रेसिडेंट बने थे, है ना। हेरिडेटरी पोजीशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, तभी हम इंडिया को रिपब्लिक बोलते हैं। पर वहीं पे इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आज भी किंग और क्वीन होते हैं। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई भारतीय संविधान के आदर्शों को अब हम पढ़ेंगे कि क्या आदर्श है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो आइडियल्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो उसके प्रीएम्बल में दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है बेटा? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब जस्टिस को हम क्या बोलेंगे हिंदी में? भाई न्याय, कि सबके साथ न्याय होगा। हमने हमारे जस्टिस सिस्टम को, मतलब हमारे कोर्ट के सिस्टम को इस तरीके से डेवलप किया है कि हर व्यक्ति को क्या मिले? न्याय मिले। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता हो, वो चाहे जिस धर्म को माने, चाहे जिस एरिया में रहे, है ना। और एक लिबर्टी का मतलब क्या होता है? समानता, सबको समानता का अधिकार है, ठीक है। हमारी सोसाइटी में हमने कोशिश की, हमारी सरकार ने कि भाई समानता आए, इक्वालिटी आए, अनटचेबिलिटी को हमने बैन कर दिया है, ठीक है। और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व हो, भाईचारा हो, ठीक है। तो क्या क्या आइडियल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? जस्टिस बोले तो न्याय, लिबर्टी बोले तो स्वतंत्रता सबके पास है, इक्वालिटी बोले तो सरकार पूरा ट्राई करती है कि सोसाइटी में समानता हो, इक्वालिटी हो, कोई अनटचेबिलिटी, कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ ना हो, और फ्रेटर्निटी तो हो ही हो। ये तो आत्मा है डेमोक्रेसी की, है ना, बंधुत्व का भाव, भाईचारा हो। अब हम जस्टिस को पढ़ेंगे बेटा, अब हम जस्टिस को डिस्कस करेंगे। तो जस्टिस इंश्योर कराता है कि भारत में रहने वाला हर नागरिक, हर व्यक्ति, उसे उसके उचित अधिकार मिले, है ना। इंश्योर कराता है जस्टिस कि हर व्यक्ति, हर सिटीजन जो इंडिया में रह रहा है, उसे उसके जो प्रॉपर रिस्पेक्ट है वो मिले, उचित हक मिले, ठीक है। ड्यू इन सोसाइटी, कैट सेज और हर ड्यू इन सोसाइटी का मतलब क्या है? उससे समाज में उचित रिस्पेक्ट मिले, जो हक उसके हैं वो मिले। विच इज़ फ्री फ्रॉम प्रेजुडाइज, जो प्रेजुडाइज से फ्री हो। पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है? पूर्वाग्रह। और आसान शब्दों में बोलूँ तो किसी को बिना जाने बिना समझे उसके लिए जो नेगेटिव इमेज आप बना लेते हो वो आप ना बनाओ। तो एक ऐसी सोसाइटी बने जिसमें कोई पूर्वाग्रह ना हो, आप किसी को बिना सोचे समझे एक किसी फ्रेम में कवर ना कर दें। पक्षपात ना हो, पार्शलिटी का मतलब क्या होता है? पक्षपात ये होता है ना, कितनी बार हम क्लास में बोलते हैं कि मैडम बहुत पार्शल है, किसी इसको ऐसे देखती है, हमें ऐसे देखती है, मतलब इसको ज़्यादा, मतलब किसी किसी बात में नहीं होता, आप टीचरों को बोलने लगते हो मैडम ये तो पार्शलिटी है, ऐसे। वहीं पर पॉलिटिकल जस्टिस का मीन्स है कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा पॉलिटिकल स्पेयर में। अब देखो, आप अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हो तो हमारी कंट्री में हर व्यक्ति फ्री है कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप वोट डालने जाते हो तो हमने यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज दे रखा है, हर व्यक्ति को वोट डालने का राइट दे रखा है, ठीक है। भले ही आपकी कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, हर व्यक्ति वोट डालने जाता है। तभी तो हम लोग देखते हैं ना कि कमल का फूल होता है, पंजा होता है, तो ये साइन सिंबल क्यों दिए हैं? कि भाई इलिटरेट व्यक्ति भी अच्छे से वोट डाल पाए। नाम तो वो पढ़ नहीं पाएगा तो सिंबल देख के वोट डाल दे। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हमने मैन एंड वीमेन को दी है। आज निर्मला सीतारमन को आप देख लें, भले ही आप टेसी थॉमस को देख लें या कर्णम मल्लेश्वरी को देख लें, मैरी कॉम को देख लें, हर फील्ड में आपको फीमेल मिलेंगी, है ना। भले ही वो लोको पायलट बनना हो, लोको पायलट बोले तो वो ट्रेन का जो इंजन चलाती है, पायलट बोले तो जो एरोप्लेन चला रही हैं, ट्रक, इवन टैक्सी, और क्या, और डॉक्टर बन रही हैं और इंजीनियर बन रही हैं। टेसी थॉमस
तो हम क्या कहते हैं, मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया, है ना। तो किस फील्ड में औरत आज नहीं काम कर रही है। एम्प्लॉयमेंट भी बराबर उसको मिल रहा है, बस पढ़ने लिखने की देर है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी मिला है माइनॉरिटीज़ को, शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब को, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को हमने प्रॉपर सेफगार्ड प्रोवाइड किया है। सोशल जस्टिस ये इंश्योर कराता है कि सोसाइटी में जितने भी सोशल लेवल्स थे, सामाजिक बुराइयां थी, इम्बैलेंसेस थे, उन सबको हम रिमूव कर देंगे। इस तरीके का एनवायरनमेंट हम डेवलप करेंगे। हमारी सरकार हर तरीके से ऐसा ट्राई कर रही है कि इस तरीके के एनवायरनमेंट को डेवलप किया जाए कि भैया कोई भेदभाव ना हो, ना ही तो धर्म के नाम पे, ना ही जात के नाम पे, ना ही रेस के, ना ही क्लास के नाम पे, तुम ऊँची जात हम नीची जात, तुम अमीर हम गरीब, ऐसा कुछ भी ना हो। इकोनॉमिक जस्टिस काम कर रहा है और हम लोग थोड़ा सा ये भी ध्यान रख रहे हैं कि नेशनल वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। बेटा देखो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मेहनत करेगा उसे ऑब्वियसली बात है पैसा ज़्यादा मिलेगा, जिसके पास दिमाग होगा वो ज़्यादा पैसा कमाएगा ही कमाएगा। फिर भी हमारी सरकार ट्राई करती है कि जितना ज़्यादा जो व्यक्ति कमा रहा है उससे टैक्स ले करके गरीबों का भला किया जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं स्टेट पॉलिसी के, वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को राइट टू वर्क हो, राइट टू एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो, है ना। एक वेलफेयर स्टेट बने जहाँ पर कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो हर व्यक्ति का मेंटेन रहे। बाय रिमूविंग इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। देखो आज बेटा ये बात तो है कि हमारे कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ तो इक्वली सबके लिए अवेलेबल है। गवर्नमेंट स्कूल है, आप में दिमाग है, जाओ पढ़ो और अच्छा बिजनेस करो, अच्छी जॉब करो, ठीक है। तो आप ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि भाई हमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिली। आजकल गांव तक स्कूल पहुंच गए, है ना। आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बुरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इससे हाँ कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप कहीं पर भी पढ़ लोगे। गवर्नमेंट की जो जॉब्स आती हैं उसमें हर व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो भाई अपॉर्चुनिटीज़ तो अवेलेबल हैं। जितनी भी इनइक्वालिटीज़ थी सोसाइटी में पहले हमने उन सबको रिमूव कर लिया है। इट इंश्योर्स दैट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस बिकम मीनिंगफुल। अब मैं लिबर्टी की जब बात कर रही हूँ तब मैं फ्रीडम की बात कर रही हूँ, है ना। तो फंडामेंटल राइट एंश्राइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फ्रीडम ऑफ थॉट देता है। आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। आपका फेथ, आपका बिलीफ, आपका वर्शिप आपका अपना होगा, कोई आपको इस बात में फोर्स नहीं करेगा। पर ये सारे फ्रीडम को एंजॉय करते टाइम आप दूसरे की फ्रीडम का भी ध्यान रखना, है ना। आपके जो फंडामेंटल राइट है वो दूसरे के पास भी है, तो ऐसा नहीं हो आप अपने फंडामेंटल राइट को एंजॉय करने में दूसरे के फंडामेंटल राइट को वायलेट करो। हर व्यक्ति के पास बिल्कुल पूरा अधिकार है कि वो अपने विचारों को बिना डर के, बिना फेवर के एक्सप्रेस कर पाए। उसकी अपनी चॉइस है कि वो किस धर्म को मानेगा, कहाँ पूजा करेगा, कैसे पूजा करेगा, सोमवार का व्रत रखेगा, मंगलवार का व्रत रखेगा, 30 दिन के रोजे रखेगा, 2 दिन के रोजे रखेगा, 5 टाइम की नमाज पढ़ेगा, 1 टाइम भी नहीं पढ़ेगा, वो बिल्कुल फ्री है। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका बिलीव था कि जैसे इंडिविजुअल की ग्रोथ होती जाएगी कंट्री भी डेवलप करेगी और फिर हमारी कंट्री में स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ पीस एंड यूनिटी होगा। अब हम बात करेंगे बेटा इक्वालिटी की। तो कॉन्स्टिट्यूशन का हर व्यक्ति को, हर इंडिविजुअल को राइट्स देना तब तक मीनिंगलेस रहेगा बेटा जब तक हम सोसाइटी से इनइक्वालिटी को बैनिश नहीं कर लेते, हटा नहीं देते। जितना जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ है, तो पहले तो हमें इन इनइक्वालिटीज़ को हटाना पड़ेगा, तभी हम कह पाएंगे कि भाई हर व्यक्ति के पास प्रॉपर राइट है और वो इनको इंजॉय कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी देता है हर व्यक्ति को डेवलप होने की। जितने भी इंडियन सिटीजन हैं वो इक्वल हैं बेटा बिफोर द लॉ, और ये तो सच बात भी है। इन्हें वो सारे एडवांटेज लेने का राइट है जो स्टेट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मर्डर प्रेसिडेंट ने किया हो या किसी मेड ने किया हो, दोनों की सज़ा सेम ही होगी। हमने हमारी सोसाइटी से अनटचेबिलिटी को एबलिश कर दिया है, टाइटल ऑफ ऑनर्स को, ठीक है, हमने सारे पब्लिक प्लेसेस को ओपन कर दिया है हर व्यक्ति के लिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ले आए हैं कि भाई हर व्यक्ति को वोट डालने का राइट हो, हर व्यक्ति को इक्वल पे मिले। अगर मैन वीमेन इक्वल काम कर रहे हैं तो उनका जो पे है वो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है इक्वालिटी इन इट्स एंटायरिटी। फिर से ध्यान से सुनना बेटा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह समानता की गारंटी देता है, इक्वालिटी इन इट्स एंटायरिटी, पूरी तरह आप इक्वल हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब हम फ्रेटर्निटी की बात करेंगे, बंधुत्व की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे।
ये इंश्योर कराता है हर व्यक्ति की डिग्निटी को, हर इंडिविजुअल की डिग्निटी को। हमारी कंट्री में यूनिटी बनी रहे, इंटीग्रिटी बनी रहे। और ये यूनिटी इंटीग्रिटी कब बनेगी बेटा? जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई वाला नारा चलेगा, है ना। दो लोग आपस में एक मोहल्ले में रह रहे हैं, तो अगर वो लड़ते रहेंगे तो कंट्री में यूनिटी कैसे आएगी, है ना। तो आप एक ही धर्म के लोग भी अगर आपस में रह के लड़ रहे हैं तो बात खत्म हो गई। हिंदू मुस्लिम तो बहुत दूर की बात है, हम एक कास्ट में लड़ लेते हैं, एक रिलीजन में लड़ लेते हैं, है ना। तो फ्रेटर्निटी का मतलब है बंधुत्व का भाव। आप आपस में भाईचारे को बनाए रखें तो हमारी कंट्री ज़्यादा यूनाइटेड हो जाएगी, ज़्यादा इंटीग्रेट हो जाएगी। जो कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का वो मीनिंगलेस हो जाएगा अगर हम ब्रदरहुड को अपनी सोसाइटी में अडॉप्ट ना करें। ठीक है, जितने भी सेक्शंस हैं लोगों के, सबको ब्रदरहुड की स्पिरिट को फॉलो करना चाहिए। ये फीलिंग हम सबके अंदर होनी चाहिए भैया कि हम एक ही मदरलैंड के पार्ट हैं, एक ही मदरलैंड से बिलोंग करते हैं। इंडिया एक मोस्ट अप्रोप्रिएट कंट्री है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रेसेस रहती हैं, बहुत सारे रिलीजन धर्म हैं, बहुत सारे कल्चर हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोगों के बीच में यूनिटी, एकता का भाव पैदा करें, क्योंकि अगर ये एकता नहीं रही तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। और डेमोक्रेसी तो छोड़ो, हम आज़ाद भी, हम स्वतंत्र भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो इफ़ वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट देन देयर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। अगर हम डिसयूनाइटेड हो गए, आपस में लड़ने लगे, तो बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ इस चीज़ का वेट ही कर रही है कि भैया जब ये लड़ें और हम इनके ऊपर आक्रमण करें। जो वर्ड फ्रेटर्निटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, लाया गया था 1976 में। ठीक है, जिससे कि सेंस ऑफ यूनिटी को बढ़ाया जाए, बिलोंगिंगनेस को बढ़ाया जाए। ठीक है, जिससे जो मल्टीट्यूड है प्रॉब्लम का, जिसकी वजह से कंट्री आपस में टूट रही है, उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है बेटा, एक टाइम था जब इंडिया में बहुत सारे कम्युनल रायोट्स होते थे, तो उन कम्युनल रायोट्स को हमें ख़त्म करना था। This spirit is possible when all communal and provincial feelings which stand in the way of unity of the country are abolished। और ये तभी पूरा हो पाएगा कि जितने भी कम्युनल और प्रोविंशियल जो स्पिरिट थी, लोगों की जो फीलिंग थी, उसे हम कहीं ख़त्म कर दें। ठीक है, आप, मैं बिहारी, मैं मराठी, मैं गुजराती, इस फीलिंग को अपने अंदर से निकाल दो। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं क्रिश्चियन, इस फीलिंग को अपने अंदर से निकाल दो। नेशनल इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। वन कंट्री वन मैन वाले कंसेप्ट पे काम करो। ये यूपी, बिहार, उड़िया, इन सबको छोड़ दो। ठीक है, और ये बात हर व्यक्ति को जो भी इंडिया में रह रहा है उसे ध्यान रखनी चाहिए। जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिफ्लेक्ट करता है दिस स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड टू बी फॉलोड बाय ऑल इंडियन। और प्रियम्बल में हमने इसको जोड़ा था, तभी हमने एक्सपेक्ट किया था हर व्यक्ति से कि भाई ब्रदरहुड की फीलिंग जो है उसको सबको फॉलो करना चाहिए, है ना। अब हम कंक्लूजन को पढ़ेंगे भाई, तो हमारा जो प्रियम्बल है वो रिफ्लेक्ट करता है किसको, इंटेंशंस को। किसके इंटेंशंस को? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटेंशंस को। फॉलोइंग आइडियल से देखो, पहले तो हमारा काम है कि हम सिक्योर करें जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी को हर व्यक्ति के लिए जो भी इंडिया में रह रहा है। दूसरा है हम गारंटी दें बेसिक इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ, वर्शिप। ठीक है, कि हमारी कंट्री में भाई आप अगर रह रहे हैं तो आप अपने धर्म को अपने तरीके से मान सकते हैं, जैसे चाहे वैसे पूजा कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे सोच सकते हैं। फिर हमें सेंस ऑफ ब्रदरहुड को भी प्रमोट करना है, क्योंकि जब तक ब्रदरहुड नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगी, यूनिटी नहीं होगी तो कंट्री डिसइंटीग्रेट होगी, और डिसइंटीग्रेट होगी तो हमारी आज़ादी को हम बचाकर नहीं रख पाएंगे। हमें नेशन में यूनिटी को बनाए रखना है, मेंटेन करना है, किसको फॉस्टर करके, फीलिंग ऑफ वननेस एमंग ऑल द पीपल। हम सब भारत में रहने वाले लोग एक हैं, एक मदरलैंड से बिलोंग करते हैं, हम इंडियंस हैं। बेटा प्रियम्बल पूरी तरीके से इस बात को स्थापित करने की कोशिश करता है, एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है जो बात महात्मा गांधी ने कही थी, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम। महात्मा गांधी ने कहा था मेरे सपनों का जो भारत है वो कैसा होगा, जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये फील करेगा कि भाई ये मेरी कंट्री है। ठीक है, और इस कंट्री को बनाने में मेरा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो, महात्मा गांधी का सपना था कि हमारे कंट्री का गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये महसूस करे कि ये देश उनका अपना है, और इसको बनाने में, इसके निर्माण में, इसकी मेकिंग में उसका एक इफेक्टिव वॉइस है, इफेक्टिव रोल है।
ठीक है, जहाँ पर सारी जो कंट्री हैं, सारी जो कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी कम्युनिटीज़ परफेक्ट हार्मनी में रह रही हैं। ठीक है, देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी, और अनटचेबिलिटी जैसी कोई चीज़ के लिए कोई जगह ही ना हो। वीमेन विल एन्जॉय द सेम राइट एज मैन, और औरतों को भी उतने सारे राइट मिले जितने मैन को मिले हुए हैं। Student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.